Hello guys, today we are going to start on with problem set 1. Question number 1 says, select the correct alternative from the answers to the questions given below. Now the first one, how many midpoints does a segment have? You all know segment, how a segment is drawn. Here it starts from a specific point and ends on a specific point. Now this is a segment and the segment name is A and E, segment A and B. और आपको पूछा गया है कि this segment how many midpoints does a segment have? तो ये एक सेगमेंट है, इसकी कितनी मिड पॉइंट होगी? अब ये एक लाइन को, ये एक सेगमेंट को हम दो ही इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और वो कैसे डिवाइड कर पाएंगे? जब यहाँ पर एक मिड पॉइंट होगी। तो एक लाइन को, एक सेगमेंट को हम लोग कितने मिड पॉइंट दे सकते हैं? ओनली वन मिड पॉइंट। अगर सिर्फ उसे एक मिड पॉइंट देंगे तो उसकी जो है इक्वली वो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब सपोज ये सेगमेंट ए से लेकर बी तक का 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर था। हमने यहाँ पे एक मिड पॉइंट दे दिया जिसका नाम था एम, ठीक है। अब मिड पॉइंट का मतलब होता है इन दैट पॉइंट इज ब्रेकिंग दिस सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर अगर 5 का आधा देखें तो होता है 2.5, ए एम से लेकर 2.5 और बी एम से लेकर जो है 2.5 है। तो यहाँ पर हम एक सेगमेंट को कितनी मिड पॉइंट दे सकते हैं? ओनली वन। सो ओनली वन इज योर आंसर। यू कैन गिव ओनली वन मिड पॉइंट टू वन सेगमेंट। एक सेगमेंट के सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकती है। नाउ द सेकेंड वन इज हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन। टू डिस्टिंक्ट लाइन का मतलब होता है ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट लाइन का मतलब होता है डिफरेंट लाइन्स, दो डिफरेंट लाइन हो गए। अभी हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन देयर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जब ये दो लाइन आपस में जाके आगे जाकर जो है वो एक दूसरे से टच होगी। ये एक लाइन थी, ये मैं डिस्टिंक्ट लाइन का मतलब समझा रही थी। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो जब वो इंटरसेक्शन का मतलब है कि ये दो लाइन, ये एक लाइन है ए और ये एक लाइन है बी, ये एक पॉइंट पर आके मिलेगी। तो वहाँ पर जब ये एक दूसरे से आकर मिलेगी तो वहाँ पे कितनी पॉइंट्स होगी? एक होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स होगी, 2 पॉइंट्स होगा, 1 या ओनली सिंगल? एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? सिर्फ यहाँ पर तो एक ही दिख रही है, एक ही पॉइंट है। सो वन इज योर आंसर। इंटरसेक्शन के लिए हमें सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए, एक ही पॉइंट पर आके मिलेगी ना ये दो लाइन। अगर ऐसी भी लाइन होती है तो वो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो जब दो लाइंस है तो लोग कितने पॉइंट्स उनको लगेंगे इंटरसेक्ट करने के लिए? सिर्फ एक पॉइंट लगेगा। ये लाइन है, ठीक है। आपको पता है कि ये आगे जाके जो है वो इंटरसेक्ट करेगी। ये दूसरी लाइन है, ये आगे जाके इंटरसेक्ट करने ही वाली है। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे एक आपका आंसर है, वन इज योर आंसर। हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट। थ्री डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। पहले भी हम लोग ने टू डिस्टिंक्ट लाइन पढ़े थे, अभी थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट है। 3 पॉइंट्स है, 1 2 एंड 3। सेकेंड वाला था एंड नाउ दिस इज द थर्ड वन, ठीक है। थ्री डिस्टिंक्ट डिफरेंट पॉइंट्स है। हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड, कितने लाइन्स जो है ये थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट बना सकते हैं, कितने लाइन्स बन सकती है? दे आर बेसिकली आस्किंग यू दैट। ये पॉइंट से, ये पॉइंट से अगर ये पॉइंट मैं टच करूँ एक लाइन बनी, ये पॉइंट से अगर ये पॉइंट टच करूँ तो मुझे मिलता है दूसरी लाइन। अब नाउ वी आर गोइंग टू गिव देम अल्फाबेट्स। ये पॉइंट का नाम है पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट सी। ए से लेकर बी तक देयर इज वन सेगमेंट, बी से सी तक यू हैव गॉट सेकेंड। अब ए से ये एक जो बड़ी सी लाइन फॉर्म हो रही है, ये वाला पॉइंट से लेके ये वाला, देयर आल्सो यू गॉट वन लाइन और वन सेगमेंट। यहाँ पर भी एक लाइन है ना, ये एक बड़ी सी लाइन और ये दो छोटी छोटी लाइन। तो आपके पास टोटल कितनी लाइन बन सकती है? अगर आप, ये तो स्ट्रेट था, ये स्ट्रेट लाइन जा रही थी, अगर ऐसे भी जाए स्लांट में, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट, पॉइंट ए टू बी एंड पॉइंट बी टू सी, बट this whole line from the start to the end you have also got one line, line number 1, line number 2, and from here to here you have got line 3. So total how many lines will be determined? There can be 1 or there can be 3. Now here find distance AB. आपको AB का फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A का कोऑर्डिनेट है -2 एंड B इज 5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है अगर यहाँ पे A पहले दिया है तो यहाँ पे 2 माइनस -2 भी तो पहले दिया था, तो A का जो होगा वो -2 होगा और B का जो है वो 5 होगा। यू नो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस।
आपको ए बी का जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। ए का कोऑर्डिनेट इज -2 एंड बी का इट इज़ 5। डिस्टेंस फाइंड आउट करने में which one is greater, -2 or 5? 5 is greater, then comes a minus sign, and then there's -2. 5 as it is first number you have to copy, minus minus becomes plus and 2. 5 plus 2 is 7. Is there 7? Yes it is. So 7 is your answer. Moving on to fifth question. If P dash Q dash R and distance PQ, P dash Q dash R का मतलब होता है ये जिस तरह से लेटर्स आपको दिए गए उसी फॉर्म में लाइन भी फॉर्म होगी। P, Q and R, जिसमें P Q का डिस्टेंस इज 2 and P from P to R it is 10. Then find the distance of QR. आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। सो यहाँ पर अच्छा ये एक लाइन थी, मिड पॉइंट वाला सिचुएशन अलग होता है। मिड पॉइंट का मतलब होता है एक लाइन के बीचों बीच वो जो है मिडल में आएगी वो पॉइंट। अब यहाँ पर जो है डिस्टेंस के अंदर आपको Q जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे दिया है या नहीं, वो यहाँ पे मिड पॉइंट जो है अगर स्पेसिफाई नहीं किया है सो इट डजंट इट अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो इट मीन्स कि Q जो है वो आपका जो Q पॉइंट है वो ये बड़ी सी लाइन को इक्वल हिस्से में डिवाइड नहीं कर दिया है। ठीक है, तो इन दिस केस स्टार्ट पॉइंट से लेके जो बड़ी सी जो आपका डिस्टेंस है पी आर इज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ना। तो डिस्टेंस आपको ऐसे लिखना है पी आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये जो बड़ी सी लाइन आपकी जो बनी है वो दो हिस्सों को मिला के बनेगी, एक P से लेके Q और जो दूसरा होगा Q से लेके R। फ्रॉम P टू Q प्लस ये बड़ी सी लाइन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो छोटे छोटे हिस्सों को ऐड करना पड़ेगा। एक तो पी क्यू था और जो दूसरा वाला हमारा था वो हमारा था क्यू आर। पी आर वॉज गिवन टू यू, डिस्टेंस पी क्यू इज 2 एंड यू हैव टू फाइंड क्यू आर। 10 कॉपी इज इक्वल्स टू के जो राइट हैंड साइड पे है दिस 2, सो आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है। जो साइन है ये प्लस में है, ये आगे बन जाएगा नेगेटिव में। Then comes the is equal to and what is remaining distance QR which you are supposed to find. 10 minus 2 is 8. So distance QR is equals to 8. यहाँ पर आपको 8 ऑप्शन में दिया गया, so 8 is your correct answer. On a number line, coordinate of P, Q, R P का जो है वो 3 है, Q का जो है -5 है, and then there's R उसका है 6 respectively. State with reason whether the following statements are true or false. हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शंस वर गिवन टू यू। यहाँ पे आपको जो है ट्रू और फॉल्स वाली सिचुएशन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कोई एक जो स्टेटमेंट, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई ट्रू हो सकता है और कोई फॉल्स हो सकता है। पी का हमारा कोऑर्डिनेट था 3, क्यू का कोऑर्डिनेट था -5 एंड आर का कोऑर्डिनेट था हमारा 6। फर्स्ट वाले में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो बोल रहा था कि डिस्टेंस पी क्यू जो है, पी क्यू और क्यू आर को जब हम प्लस करेंगे तो तब जाके डिस्टेंस बनता है आर, ऐसा बोला गया था। नाउ यू हैव टू प्रूव कि ये जो है ये करेक्ट है। तो अब इसे करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पी क्यू का फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रही हूँ। पी क्यू, पी का कोऑर्डिनेट क्या था, 3 था और क्यू का -5। विच वन इज ग्रेटर, 3 इज ग्रेटर, देन कम्स अ -9 एंड देन -5। ओके, 3 एंड देन माइनस माइनस होता है प्लस, 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर तो आपको मिल गया पी क्यू का डिस्टेंस इज 8। अब एक और एक ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस क्यू आर। क्यू का डिस्टेंस, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, -5 एंड आर का इज 6। विच वन इज ग्रेटर, 6 इज ग्रेटर, देन कम्स अ माइनस साइन एंड देन -5। 6 एज इट इज एंड देन माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 6 + 5 इज इक्वल्स टू 11। ओके, ये दो हमने फाइंड आउट कर दिए, तो इनकी वैल्यूज आप लिख लो। ये है आपका पी क्यू था, हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, 8 आया था, देन कम्स अ प्लस साइन। क्यू आर यहाँ पे हमने निकाले हैं 11
और अभी भी जो है हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना बाकी है, पी आर। पी का कोऑर्डिनेट क्या था? पी का कोऑर्डिनेट 3 था और आर का कोऑर्डिनेट 6 था। आर इज ग्रेटर, 6 इज ग्रेटर, माइनस साइन एंड देन दिस 3। 6 माइनस 3 आपके पास होता है, 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। तो पी आर तो यहाँ पर जो है वो 3 आया, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब जब आप 8 और 11 को जब आप प्लस करते हो तो वो क्या होता है, वो होता है 19। तो क्या 19 इज इक्वल टू 3? इज इक्वल टू 3, क्योंकि आपको पी आर का तो डिस्टेंस मिल गया ना, वो 3 है। बट ये बोल रहा है कि पी आर का डिस्टेंस 19 होगा। जब हम पी क्यू को और क्यू आर को ऐड करेंगे तब 19 मिलेगा आपको आंसर। बट क्या 19 और क्या 13 सेम है? नो दे आर नॉट। सो दिस स्टेटमेंट देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर, बट नॉट है ना, इज नॉट इक्वल टू। बट ये बोल रहा था, क्वेश्चन हमें ऐसा दिया गया था, इज आपको लिखना है फॉल्स। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 19 वैल्यू आ रही है और यहाँ पर 3 वैल्यू आ रही है, तो 3 और 19 तो सिमिलर नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इक्वल का मतलब होता है आपका जो राइट हैंड साइड है और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए, बट ये तो इक्वल है ही नहीं। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया था कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये हमारा राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे से इक्वल है, बट दे आर नॉट, बिकॉज दिस इज 19 एंड दिस इज 3। मूविंग ऑन टू, ये तो फॉल्स है, आपको यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा, फॉल्स। बट ये जो है ये पूरा आपको प्रूव करना पड़ेगा, ओके, एग्जाम में। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है, पी आर, यहाँ पर पी आर आपको 3 मिला था ना, जब हमने पी और आर को, जब पी और आर का जो डिस्टेंस फाइंड आउट किए थे तब आपको क्या मिल रहा था? 3 मिल रहा था। तो यहाँ से तो हमें 3 मिल गया। अब आते हैं आर क्यू पे। आर क्यू, आर क्यू, यहाँ पे भले क्यू आर दिया होगा बट आर क्यू एंड क्यू आर सेम ओनली, तो यहाँ पर आपको मिलता है 11, ओके। और पी क्यू यहाँ पर था, पी क्यू यहाँ पर है, देखो पी क्यू का हमने पहले फाइंड आउट करे थे, वो था 8, वो होता है 8। अब जब मैं 11 और 3 को प्लस करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है, आंसर 14। और यहाँ पर जो है आंसर आ रहा है 8। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा? ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज योर राइट हैंड साइड इज 8 एंड योर लेफ्ट हैंड साइड इज 14, सो दे आर नॉट इक्वल। डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पी क्यू इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड वाला करते हैं। डिस्टेंस आर पी दिया है आपको, डिस्टेंस आर पी को और डिस्टेंस पी क्यू को प्लस करने पे आपको मिलता है डिस्टेंस आर क्यू। आर पी या पी आर आपको दिख रहा है यहाँ पर कहीं? आर पी, यस, यहाँ पर जो आपको आया है वो 3 था और पी क्यू यहाँ पर जो है 8 है। और यहाँ पर आर क्यू है ना, क्यू आर या आर क्यू सेम ओनली, इज 11। जब 8 और 3 को आप प्लस करते हो तब आपको 11 मिलता है, और यहाँ पर भी जो डिस्टेंस आर क्यू का था वो 11 था। सो योर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज 11 एंड 11 सेम। देयरफॉर डिस्टेंस आर पी प्लस डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस आर क्यू इज ट्रू, ओके। सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन हम चेक करते हैं। डिस्टेंस पी क्यू प्लस, ओ ठीक है, यहाँ पर सब जगह प्लस बोला था, अब यहाँ पे बोला है माइनस। डिस्टेंस पी क्यू माइनस डिस्टेंस पी आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्यू आर। पी क्यू हमने कितना फाइंड आउट किए थे? पी क्यू, हाँ, पी क्यू यहाँ पर आपको मिला है 8, तो पी क्यू तो 8 आएगा। यहाँ पर माइनस की साइन दी गई है तो आपको लिखना है माइनस पी आर यहाँ पर है 3 फाइंड आउट किया हमने, तो यहाँ पर आएगा 3 इज इक्वल्स टू क्यू आर कितना मिला था हमें? 11, ये मिला है हमें 11, ओके। अब यहाँ पर जब 8 में से आप 3 माइनस करोगे आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 5,
इज इक्वल्स टू 11। क्या 5 और 11 एक दूसरे से सिमिलर है? नो, दे आर नॉट इक्वल। सो देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू माइनस डिस्टेंस पी आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्यू आर इज false. Okay, moving on to question number 3. Coordinate of some pairs of points are given below, hence find the distance between each pair. यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी सिंपल, पूरा चैप्टर यही हम लोग ने किया है। फर्स्ट वाला जो है वो 3 - 6 था, ठीक है। आपको पता है इनमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ सम पेयर ऑफ पॉइंट्स आर हेंस फाइंड द डिस्टेंस। इन दोनों जन के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। ग्रेटर इज 6, 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3। तो डिस्टेंस ऑफ 3 and 6 is equals to 3. Now moving on to second. Second में you have to find distance between -9 and -1. Which one is greater? You have to find distance now. -1 is greater, then comes the -9, then again -9. -1 minus becomes plus. यहाँ पे माइनस है और एक जगह प्लस है, different signs have been given to you, then in that situation you have to subtract. 9 - 1 is equals to 8. Okay, greater number, this 9 is greater and it has positive sign, so here positive 8 will come, and distance always come in positive. -4 and 5. Distance, which one is greater? 5 is greater, then comes minus and then -4 inside bracket. 5, first number copy, then minus becomes plus, and then there's 4. 4 plus 5 is 9. So distance between -4 and 5 is 9. Fourth one is 0 and -2. Which one is greater? 0 is greater than any negative number. 0 will come first, then come the minus sign, and then -2. 0 first number copy, minus becomes plus, and this becomes 2. 0 plus 2 becomes 2. Now the distance between 0 and -2 is 2. Question number 5. X plus 3 and x minus 3. You have to find distance, okay? So यहाँ पर जो है x plus 3, then comes the minus sign, and then x minus 3. ओके, अब यहाँ पर जो है ये अलग अलग ब्रैकेट है। जब x प्लस 3 तो सेम होगा। अब जब मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूँगी, यहाँ पर माइनस साइन, ये जो x था ये पॉजिटिव में, ओके, प्लस में, माइनस प्लस बिकम्स माइनस, और ये हो गया x माइनस में, एंड माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस होता है ना। ये जो साइन है, हमारे पास 2 ब्रैकेट है, ब्रैकेट नंबर 1 एंड ब्रैकेट नंबर 2। फर्स्ट वाली ब्रैकेट को आपको टच नहीं करना है, वो एज इट इज़ कॉपी होगी। अब यहाँ पर जो सेकेंड वाली ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे, उसको ओपन करने के लिए ये जो साइन जो 2 ब्रैकेटों के बीच में दी गई थी, उस साइन से आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर माइनस का साइन है, बट एक्स जो था हमारा प्लस में था, तो दिस माइनस नेगेटिव एंड दिस प्लस साइन पॉजिटिव साइन, माइनस प्लस होता है माइनस, तो इसका यहाँ पे आया माइनस, तो ये आपको एक्स जो है वो आपको मिल गया माइनस में। एक्स का हो गया, देन दिस अगेन साइन, माइनस माइनस आपका होता है प्लस, और फिर बाद में ये जो 3 था आपको कॉपी करना था। अब यहाँ पर जो है आप एक चीज़ देख सकते हो, x और x है, और नंबर्स में जो है 3 और 3 है। एक x जो है वो पॉजिटिव में है और जो दूसरा है वो नेगेटिव में है, तो ये जो है वो तो कट हो जाएगा, ये कट हो गया। अभी आपके पास क्या बचा है? +3 और +3। तो वो जब आप ये 3 को इस 3 से आप प्लस करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है 6। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस x + 3, इनका जो डिस्टेंस वो क्या है? वो 6 है। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. -25 and -47. -25 is greater, then comes the minus sign, and then again -47. -25 minus becomes plus. आपको पता है ना, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर था, फिफ्थ वाले समय हमारा फर्स्ट नंबर क्या था? x + 3 हमारा फर्स्ट नंबर था। यहाँ पर भी -25 है, तो हमने जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा कॉपी करते, तो हमने ये पहले वाली ब्रैकेट को कॉपी किया। फिर जो माइनस का साइन होता है उसको हम सेकेंड वाले नंबर से कंपेयर करते, तो यही माइनस साइन को हमने सेकेंड वाली ब्रैकेट से है जो कंपेयर किया है। अब जो माइनस का यहाँ पे साइन था और यहाँ पे पॉजिटिव x था, वो क्या बन गया? नेगेटिव बन गया, और यहाँ पे जो -3 था वो क्या बन गया? पॉजिटिव, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 47 हम कॉपी करेंगे, -25 है और एक जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो इस सिचुएशन में हमेशा हमें माइनस करना है। 1 नेगेटिव साइन एंड 1 पॉजिटिव, बोथ साइन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, नाउ यू हैव टू माइनस अप। ठीक है, तो 47 जो है जब 25 से माइनस होता है हमको मिलता है 22।
सो -25 एंड -47 के बीच में डिस्टेंस क्या है, 22 है. नाउ द सेवन सम 80 एंड -85 के बीच में आपको डिस्टेंस ढूंढना है. विच इज़ ग्रेटर, 80 इज ग्रेटर, देन कम्स अ माइनस साइन एंड देन अगेन -85. फर्स्ट नंबर कॉपी एज इट इज, माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड देन कम्स 85. जब आप इसे प्लस करते हो आपको मिलता है 165. तो इन दोनों जन के बीच में कितना है, 165 इज द डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है, एक नंबर लाइन है, P का जो कोऑर्डिनेट है, P का जो कोऑर्डिनेट है वो है -7. ठीक है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो है वो -7 है. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन अ नंबर लाइन इज -7. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स. आपको कोऑर्डिनेट बताना है पॉइंट्स के ऑन अ नंबर लाइन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम P. P के 8 यूनिट के डिस्टेंस पे 8 यूनिट के डिस्टेंस पे कौन सा नंबर आएगा, आपको वो बताना है. अब P का जो है वो हमारा एक तो राइट हैंड साइड है और जो दूसरा वाला है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है. अब यहाँ पर अगर 8 यूनिट के डिस्टेंस पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पॉइंट यहाँ 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 और यहाँ. P के एक जो साइड होगा वो होगा आपका राइट हैंड साइड और P का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वहाँ पर भी 8 यूनिट के डिस्टेंस में कौन सा नंबर आता है. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर 8 यूनिट के डिस्टेंस पे कौन सा आ रहा है और यहाँ पर जो है कौन सा नंबर आएगा वो आपको पता करना है. सो ये वाला जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि फॉर श्योर एक नंबर जो है वो आपका 7 है. एक जो नंबर होगा वो 7 होगा और जो दूसरा वाला नंबर होगा यहाँ पे बोला गया है कि 8 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए. अब आप एक बार जो है 8 वो पॉजिटिव लोगे और जो दूसरी तरफ लोगे वो जो आप 8 लोगे वो नेगेटिव में लोगे, क्योंकि एक जो 8 है वो आपका राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव में आएगा और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ेगा वो आपका जो है नेगेटिव में आएगा. क्योंकि 0 होता है नंबर, 0 के जो राइट हैंड साइड है वो सारे पॉजिटिव होते हैं और जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं. जब आप इसे इनमें से जो है वो ग्रेटर कौन है, 8 ग्रेटर है, देन कम्स अ माइनस एंड देन -7. यहाँ पर आया 8, माइनस माइनस होता है आपका प्लस. 8 + 7 कितना हुआ, 8 और 7 हमारा होता है 15. यहाँ पर जो आया वो 15 आया. अब दूसरी तरफ इनमें से ग्रेटर कौन है, -7 इज ग्रेटर, देन कम्स अ माइनस एंड देन -8. पहला नंबर आपको कॉपी करना है, माइनस माइनस होता है प्लस. अब 8 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो आपको मिलता है 1. आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है. ठीक है, ग्रेटर नंबर की साइन थी पॉजिटिव तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो 1 है वो पॉजिटिव में आया. अभी इसको आपको कंफर्म करने के लिए कैसे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 था, -7 था. अब ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पर सारे ही नंबर जो है वो नेगेटिव में आएंगे. जिसके -8 आएगा, -9, 8 आया, 9 आया, देन -10 आएगा, -11, -12, -13, देन आपका आएगा -14 और ये जो लास्ट वाला था वो था आपका -15. तो एक जो आया है वो आपका किस में आया, -15. बट डिस्टेंस जो होता है यहाँ पे भले -15 आया बट जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नंबर में नहीं आता. आपको ये बताना था कि कितने यूनिट के 8 यूनिट को छोड़ के कौन सा वाला नंबर आएगा. तो यहाँ पे आएगा 15. और अगर आप इसके राइट हैंड साइड पे आप देखो तो यहाँ पे -8 के बाद -6 आएगा, -5, -4, -3, -2, -1, देन कम 0 और यहाँ पे आएगा आपका 1 और यहाँ पे आपका 1 ही आंसर आया है. तो आप ऐसे जो है वो चेक कर सकते हो. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता इसलिए यहाँ पे आंसर जो है 15 पॉजिटिव में आया. नंबर लाइन पे अगर देखोगे तो यहाँ पे इस और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका -15 आ रहा है और राइट हैंड साइड की तरफ 8 यूनिट के डिस्टेंस पे आपका 1 आंसर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इफ A dash B dash C, इफ A dash B dash C एंड डिस्टेंस AC का, एक लाइन है, A dash B dash अगर आया तो A पहले आएगा, B पहले, देन कम्स C. अब AC बोला गया है फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, आपको दिया गया है वो 17 दिया गया है. और जो BC जो है वो आपका दिया गया है 6.5. आपको A और B का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है. जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वो पहले आता है, वो क्या था आपका AC था. ठीक है, फिर आता है आपका ये AC किससे बना है, दो छोटे हिस्सों को प्लस करके बना है. तो अब हमारा आएगा डिस्टेंस AB. ये डिस्टेंस AB को किससे हमें प्लस करना है, डिस्टेंस BC से प्लस करना है, तब जाके आपको AC मिलेगा. बट AC तो ऑलरेडी दिया गया था और AB आपको नहीं दिया है
सो उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और प्लस का साइन एंड देन कम्स BC 6.5 आया। 17 आपको कॉपी करना है, 6.5 जो है यहाँ पर 17 के अलावा आपको ये वाला नंबर दिखा है तो नंबर को एक जगह करो। 6.5 पॉजिटिव में दिया गया है इज इक्वल्स टू के जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है हमें, तो ये बन जाएगा नेगेटिव 6.5। अब आया आपका डिस्टेंस AB। अब 17 में से जब आप 6.5 को माइनस करते हो तब आपको मिलता है 10.5, आपको आंसर मिलता है 10.5। तो डिस्टेंस AB का कितना है, डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू 10.5। ये फर्स्ट वाला था। सेकेंड वाले में आपको दिया गया है P डैश Q डैश R, मीन्स ये एक नंबर लाइन है, पहले P आएगा देन Q आएगा और देन R आएगा। जब डैश डैश ऐसे बीच में लेटर्स के दिया गया होता है तभी ऐसी आपको नंबर लाइन बनानी एग्जैक्टली, ठीक है। अब P से लेकर Q तक, फ्रॉम P टू Q यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है 3.4 आ रहा है, एंड Q से लेकर R तक आपको 5.7 दिया गया है। अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है PR फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। ये जो डिस्टेंस है ये होल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है हम पहले वो लिखते हैं, जैसे कि PR हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किससे बनेगा, दो छोटे डिस्टेंस को जब ऐड करेंगे, PQ प्लस डिस्टेंस QR। अब जो PR है वो तो आपको नहीं दिया गया है, PQ आपको दिया गया था 3.4 प्लस 5.7। जब आप इसे प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 9.1 इज योर आंसर। तो डिस्टेंस PR देयरफॉर डिस्टेंस PR इज इक्वल्स टू 9.1। द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम A। क्वेश्चन नंबर 6 और जो क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। एक नंबर लाइन है और पॉइंट A दिया गया है, A का कोऑर्डिनेट जो है वो 1 बोला गया है आपको, और A का जो है राइट हैंड साइड होगा और A का लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो उसके 7 यूनिट के डिस्टेंस पे यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 7 यूनिट्स पे कौन सा डिस्टेंस आएगा, दैट यू हैव टू फाइंड। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है आपको दो नंबर दिए गए थे, एक तो 1 था और जो दूसरा था 7 यूनिट, ठीक है। अब जब 7 जो है वो अपने 1 जो है जब अपने राइट हैंड साइड पे आगे बढ़ेगा तब उसको जाहिर सी बात है सारे पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे, और जब उस अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो उससे सारे नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो एक बार तो हमारे पास 1 नंबर फॉर श्योर है। जो 7 है ना, 7 यूनिट्स बोला गया, 7 यूनिट के डिस्टेंस पे तो हमें 1 को नहीं चेंज करना है, 1 तो कांस्टेंट अपने नंबर लाइन पे है, जितने डिस्टेंस हमें मतलब बताना है कि कितना डिस्टेंस छोड़ के उसी को चेंज करना है। तो यहाँ पर एक बार 7 जो पॉजिटिव में आएगा और जो दूसरी तरफ है 7 जो है वो नेगेटिव में आएगा। डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, दोनों में से ग्रेटर कौन है, 7 इज ग्रेटर, देन कम्स द माइनस एंड देन पॉजिटिव 1। 7 में से जब एक माइनस करते हो आपको मिलता है 6, तो डिस्टेंस जो है इनमें 6 यूनिट का है। और दूसरी तरफ यहाँ पर था आपका 1 और 7 में से ग्रेटर कौन, -1 एंड नेगेटिव 7 में से ग्रेटर कौन है, 1 इज ग्रेटर, देन कम्स द माइनस एंड देन अगेन यू हैव गॉट -7। यहाँ पर आया 1, माइनस माइनस होता है प्लस, और ये बनता है आपका 8। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो 8 है वो किस तरफ आएगा और जो 6 है वो किस तरफ आएगा। यहाँ पर देखो 1 के बाद आता है 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8 है वो किसका आंसर है, ऑन द राइट हैंड साइड। और ये जो 6 है देखते हैं, अभी 1 के बाद नंबर लाइन के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा, फिर आएगा -1 -2 -3 -4 -5, और ये जो पॉइंट था यहाँ पे था -6। डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, और यहाँ पे आया है 6, आपको यहाँ से 6 मिल गया और यहाँ से जो है वो 8 मिल गया। तो ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म। फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, आपको इसको एक ही सेंटेंस है, सबसे पहले तो यू हैव टू डिवाइड इट इन 2 सेंटेंसेस, और फिर बाद में इफ और देन लगा के इसे कंडीशन में बनाना है आपको, कंडीशनल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है। फर्स्ट वाला आपको दिया गया है एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। इससे आपको क्या समझ आता है कि हर एक जो रोम्बस होता है, हर रोम्बस वो स्क्वायर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर बात की जा रही है रोम्बस की, तो रोम्बस जो है वो हमारा सब्जेक्ट है तो वो पहले आएगा। इफ अ रोम्बस जो है उसके 4 साइड्स होते हैं, तो 4 साइड वाले फिगर को या तो आप फिगर लिखो या तो आप क्वाड्रिलेटरल लिखो। इफ अ फिगर इज अ रोम्बस या फिर इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, इफ अ फिगर इज अ रोम्बस
अगर कोई भी फिगर रोम्बस होगा तो उससे क्या होगा, देन इट इज अ स्क्वायर। कंफ्यूजन बच्चों को क्या आता है कि यहाँ पे रोम्बस भी बोला गया है और यहाँ पे स्क्वायर भी बोला गया है। अब स्क्वायर और रोम्बस में सब्जेक्ट कौन होगा वो यहाँ पे कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो यहाँ पे बोला गया है कि हर एक रोम्बस जो है वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। ये तो आपका आंसर हो गया ना। जो आंसर होता है वो हमेशा देन के पार्ट में हम लोग रिवील करते हैं कि मेन आंसर एक्चुअली है क्या। इज अ स्क्वायर आपने यहाँ पे तो डायरेक्ट रिजल्ट बता दी, तो यहाँ पे जो है रिजल्ट होता है वो हमेशा हमारे देन वाले स्टेटमेंट में आता है। तो इफ अ फिगर इज अ रोम्बस, तो ये जो रोम्बस था हमारा ये सब्जेक्ट था, बट जो स्क्वायर था वो डायरेक्ट रिजल्ट था। तो रिजल्ट जो है वो हमेशा देन वाले स्टेटमेंट में आएगा और जो सब्जेक्ट हमारा है वो इफ वाले स्टेटमेंट में आएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट। अब ये वाले स्टेटमेंट में अगर आप देखो रिजल्ट आपको क्या डायरेक्टली आपको क्या बोला गया, रिजल्ट क्या होगा उसका, आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे जैसे कहता है इज अ स्क्वायर आर सप्ली, तो यहाँ पे भी वैसे ही आर सप्लीमेंट्री डायरेक्ट आपका कंक्लूजन जाए, डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता रहा है। और यहाँ पर किसकी बात की गई है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो एंगल जो है वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो आपको इफ वाले स्टेटमेंट में एंगल्स इन अ लीनियर पेयर को बताना है और आर सप्लीमेंट्री। एंड जो भी एंगल लीनियर पेयर में होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, वो तो रिजल्ट आपने डायरेक्ट बता दी। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे आपकी फुलफिल हो गई है, तो ये जो सप्लीमेंट्री है वो देन वाले स्टेटमेंट में आएगा, इफ और इफ वाले स्टेटमेंट में ये सब आएगा। अब आपको इसे कैसे लिखना है, इफ द एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर, इफ द एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर, फिर आएगा देन द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। थर्ड वाला स्टेटमेंट है, अ ट्राइंगल इज अ फिगर फाउंड बाय 3 सेगमेंट। अब यहाँ पर आप बोलोगे इज आया है तो ये जो है हमने डायरेक्टली रिजल्ट बता दिए, नहीं। अ ट्राइंगल इज, या तो दो में से कोई एक चीज़ आप फाइंड करो, या तो आप रिजल्ट फाइंड आउट करो कि ये बोलना क्या चाह रहा है, एंड रिजल्ट इसका क्या होगा, या फिर आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करो। आएगा इसके सब्जेक्ट को ढूंढना इज अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट। तो यहाँ पर और रिजल्ट को फाइंड आउट करना इज ईजी, बट जो भी आपको सही लगे आप वैसा करना जो ईजी है। अ ट्राइंगल इज अ फिगर, यहाँ पे बोला गया है किसकी बात, किस चीज़ की गई है, यहाँ पे ट्राइंगल की बात की गई है, जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको इफ वाले स्टेटमेंट में ऐसा लिखना है, फिगर इफ अ फिगर इज अ ट्राइंगल। जब एक फिगर है वो ट्राइंगल होता है तो क्या होता है, देन, फिर आपको लिखना है देन इफ अ फिगर इज अ ट्राइंगल देन इट इज फॉर्म्ड बाय, देन इट इज फॉर्म्ड बाय, अगर कोई भी फिगर ट्राइंगल होगा तो वो किससे फॉर्म होगा, सेगमेंट्स का मतलब ये होता है ना, स्टार्ट पॉइंट, फिक्स स्टार्ट पॉइंट और फिक्स एंड पॉइंट। तो यहाँ पे एक सेगमेंट आया, यहाँ पे दूसरा वाला सेगमेंट आया और यहाँ पे आपका तीसरा वाला सेगमेंट आया। देन इट इज फॉर्म्ड बाय, देन इट इज फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 says a number having only two divisor is called a prime number। ये वाले जो सेंटेंस है उसके अंदर आपको रिजल्ट बताना बहुत इजी है। रिजल्ट हमेशा हम लोग किस चीज़ में रिवील करते हैं, देन में, देन के पार्ट में। इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, ये तो फॉर श्योर ये हमारा देन वाले पार्ट में आएगा। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट है हम इसे इफ में कैसे लिखे, इफ अ नंबर हैज ओनली 2 डिवाइजर, यहाँ पे लिखा गया अ नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर। आपको इफ वाले स्टेटमेंट में ऐसा लिखना है, इफ अ नंबर, यहाँ पर जो है हैविंग जो है प्रेजेंट टेंस में, बट आपको ये प्रेजेंट में बताना है कि मतलब ये चीज़ जो हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है। इफ़ अ नंबर हैज़ ओनली 2 डिवाइजर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया गया था, आपको इसको सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बताना है। इफ़ अ नंबर हैज़ ओनली 2 डिवाइजर देन व्हाट विल हैपन, देन इट इज़ कॉल्ड, जब एक नंबर के 2 डिवाइजर होते हैं उस नंबर को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर जो है आपको ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे देखो इफ है, यहाँ पर देन है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में, देन सेकंड में भी इफ और देन का यूज़ किया गया है, थर्ड में भी, थर्ड में आई गेस इफ तो दिया गया है, देन जो है वो नहीं दिया गया है। सो ये ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्म में दिया गया। अभी इससे कंडीशन को जो है कन्वर्स करना, अगर ऑलरेडी दिया गया कंडीशन में उसको कन्वर्स करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज इफ से लेकर यहाँ पर जो है ना देन से पहले वहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है
इफ़ से लेकर यहाँ देन से पहले ये एक सेंटेंस हुआ और देन से यहाँ फुल स्टॉप तक का एक सेंटेंस हुआ। तो अब जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो पहले आएगा और जो फर्स्ट वाला है वो बाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। यहाँ पर दिया गया था इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल इन अ फिगर इज़ 180 डिग्री। फिर आगे दिया गया देन द फिगर इज़ अ ट्राइंगल। तो देन द फिगर इज़ अ ट्राइंगल ये पहले आएगा। अब आपको पता है कि देन पहले नहीं लगता, इफ़ पहले लगता है। द फिगर इफ़ द फिगर इज़ अ ट्राइंगल। फिर जो फर्स्ट वाला दिया गया है वो आपको लिखना है देन द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन अ फिगर इज 180 डिग्री। देन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल इन अ फिगर इज 180 डिग्री। कंफ्यूज मत हो ना, मैंने 8 वाले क्वेश्चन में क्वेश्चंस नहीं लिखे, आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग ऑन विद आंसर्स। सेकेंड वाला जो है इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है देन से जो स्टार्ट हो रहा है वो पहले आएगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली इन लोग ने दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर दे आया है, बट दे यहाँ पे किसके बारे में बात की गई थी? एंगल्स की बात की गई थी। इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे किसको डिफाइन कर रहा है पता है? ये टू एंगल्स को। तो हमें सब्जेक्ट में तो जिसके बारे में बात की गई है हम कन्वर्स कर रहे हैं ना। अब कन्वर्स में सेकेंड वाला स्टेटमेंट पहले आ रहा है, बट यहाँ पे दे दिया गया। अब दे को हम लोगों को डिफाइन कर रहा है, दे है कौन? बिकॉज हम लोग इस वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा सब्जेक्ट कौन है? टू एंगल्स। दे किसको डिनोट कर रहा है? टू एंगल्स को। इफ टू एंगल्स are complementary to each other फिर आएगा आपका देन वाला स्टेटमेंट देन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। देन द सम ऑफ is 90 degree. Moving on to question number 3. If the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent, अच्छा दिया गया है, then the two lines are parallel. then के बाद वाला स्टेटमेंट अब पहले आएगा। then के बाद में क्या लिखा था? the two lines are parallel. तो आपको ऐसा लिखना है if the two lines are parallel. अगर दो लाइन जो है वो पैरेलल होगी तब क्या होगा? तब आपको लिखना है देन द इफ वाला पार्ट आपको लिखना है देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 4. इफ द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, अगर कोई भी नंबर आपको एक बड़ा सा नंबर दिया गया है विच इज़ ऑफ 5 डिजिट 6 डिजिट ऐसे बड़े बड़े नंबर आपको दिए गए, वो 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आप कैसे देखते हो? एक रैंडम नंबर हम लिखते हैं 5823, ये 4 डिजिट नंबर है। आप इसे ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, ये कैसे सर्च करोगे? 5 + 8 + 2 + 3, 5 + 8 + 2 + 3 जो नंबर दिए गए, 5 दिया था, 8 दिया था, 2 दिया था और 3 दिया था, हम इन्हें प्लस करेंगे। 5 + 8 = 13, 13 + 2 15 होता है और 15 + 3 = 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? 3 6 18 होता है, तो 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है। देन दिस 5823 इज डिविजिबल। इन्हें प्लस करने पे मेरा आंसर आया 18। अब 18 जो है वो आपको चेक करना है कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है बिकॉज 3 6 18 होता है। नाउ दिस होल नंबर 5823 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में वही चीज़ बोली गई है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, ये डिजिट्स थे और इन डिजिट्स को अपने सम मतलब होता है प्लस किया। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सम निकालने पे मतलब आंसर निकालने पे जो आपका नंबर आया, इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो फिर ये वाला जो नंबर है जो आपको दिया गया था, ये वाला नंबर भी जो है वो 3 के टेबल में जाएगा, इज डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया था? कन्वर्स करना है। देन वाला पार्ट जो है वो पहले आएगा। इफ से हम स्टार्ट करते
तो आपको यहाँ पे दिया गया था देन के बाद द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो अब इसको ऐसा लिखना है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तब आएगा आपका देन में आपको इफ वाला स्टेटमेंट लिखना है, देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, राइट द एंटीसीडेंट गिवन पार्ट एंड द कॉन्सिक्वेंट पार्ट टू बी प्रूव्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, कंडीशन अगर कंडीशनल फॉर्म में आपको दिया गया है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जो इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे इफ के बाद क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट जो है वो आपका गिवन पार्ट है, और कॉन्सिक्वेंट के अंदर जो होता है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट होता है, रिजल्ट वो हमेशा देन के अंदर दिया गया होता है। तो यहाँ पे देन के बाद क्या दिया गया है, इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट जो है वो आपका कॉन्सिक्वेंट है, और वहीं पर ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट जो है वो आपका गिवन पार्ट मीन्स एंटीसीडेंट है। अगर कंडीशनल फॉर्म में दिया गया है, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यॉल कि आप जो है सिर्फ इफ के बाद जितना भी दिया गया है वो एंटीसीडेंट में पार्ट वो डाल दो, और जो देन के बाद वाला है वो सब कॉन्सिक्वेंट में जाएगा। बट अगर कंडीशनल फॉर्म में नहीं दिया गया है, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इन कंडीशनल फॉर्म, एंड देन आपको फिर एंटीसीडेंट और जो कॉन्सिक्वेंट है वो बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ, आई एम अगेन स्टार्टिंग ऑन विद द आंसर डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमारा एंटीसीडेंट क्या हुआ, एंटीसीडेंट जो हमें इफ के बाद जो दिया गया है वो लिखना है। इफ के बाद क्या दिया था, ऑल साइड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला, इफ के बाद दिया गया था ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यही दिया गया था। इफ के बाद जो भी होता है वो हमारा एंटीसीडेंट होता है, गिवन पार्ट होता है। और कॉन्सिक्वेंट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंट में आपका क्या आएगा, इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कंडीशनल फॉर्म में नहीं दिया गया, इसलिए सबसे पहले तो कंडीशनल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे अगर फिगर का नाम आ गया, कोई भी फिगर का एक सेंटेंस में नाम आ गया, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के जो है वो 4 साइड्स होते हैं, देन या तो आप फिगर बोलो या तो फिर आप जो है क्वाड्रिलेटरल बोलो। कंडीशनल फॉर्म में हम अभी पहले बनाएंगे, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अगर एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, देन द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। कंडीशनल फॉर्म में जो हमने इसे प्रिपेयर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंटीसीडेंट बताना है फाइनली। इफ के बाद जो भी दिया गया वो आपका एंटीसीडेंट होगा। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और एंटीसीडेंट में देन वाला पार्ट आएगा, कॉन्सिक्वेंट में सॉरी, देन वाला पार्ट आएगा, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर जो आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग इन्फॉर्मेशन इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट। स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर आप लोगों को सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करना है। उसके बाद में जो है, अगर ये कंडीशनल फॉर्म में नहीं दिया गया है, कंडीशनल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट बताना है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सबसे पहले फिगर बनाने से पहले हम लोग जो एंटीसीडेंट वाला जो पार्ट है वो करते हैं। अभी कंडीशनल फॉर्म में नहीं दिया गया है, फर्स्ट कन्वर्टेड इन कंडीशन। टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, फिगर की अगेन बात की गई है, तो ये फिगर हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है आंसर आएगा, इफ
इफ़ अ ट्राइंगल या फिर इफ़ अ फिगर इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऐसे भी लिख सकते हो। इफ़ अ ट्राइंगल इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल का मतलब होता है कि एक ट्राइंगल की जो है वो साइड्स भी इक्वल होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 60 का है तो ये भी 60 एंगल होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है? जो उनकी लेंथ होती है और जो उनके एंगल्स होते हैं और जो उनकी साइड्स होती है वो सब क्या होती है, वो इक्वल होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल में। इसलिए इक्विलैटरल इज इक्वल्स टू इक्वल। इफ अ ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो क्या होगा, देन दे आर देन दे आर सिमिलर। देन में आपने जो है वो आपका रिजल्ट लिखे हो। अब यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स की बात की गई है, तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा ट्राइंगल हो गए, तो यहाँ पे हम 2 ट्राइंगल बनाएंगे सेम साइज़ के। ओके, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 5 सेंटीमीटर है, देन दिस ऑल्सो शुड बी 5 सेंटीमीटर। इफ दिस इज 5 देन दिस शुड ऑल्सो बी 5। या फिर अगर इसका ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, उसका जो लेफ्ट साइड है ये 6 है और ये राइट साइड है ये 5 है, और ये जो है ये पकड़ लो 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का भी ये वाला जो साइड है ये 6 था, तो ये भी 6 होना चाहिए। ये पार्ट भी जो है वो 6 होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। अगर ये 5 है तो ये भी जो है 5 होना चाहिए, तब वो जो है एक दूसरे से इक्वल कहलाएंगे। ऐसा। तो एक ट्राइंगल का नाम आप दे दो और लेबल भी करना है उस फिगर को, तो ए बी सी होगा और दूसरे वाले का नाम होगा पी क्यू एंड आर होगा। नेक्स्ट वन। अच्छा, यहाँ पे हमने सिर्फ कंडीशन लिखे थे। कंडीशनल लिखने के बाद हमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट भी बताना था। ए डिनोट्स, आपको फुल लिखना है। मैं यहाँ पे ए मतलब एंटीसीडेंट होगा हमारा और सी जो है वो कॉन्सिक्वेंट होगा। इसके बाद जो दिया गया है आपको वो एंटीसीडेंट पे लिखना है और जो देन के बाद दिया गया है वो कॉन्सिक्वेंट में लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा था इफ़ अ ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, आप ये भी लिख सकते हो इफ़ अ फिगर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो एंटीसीडेंट में आएगा इफ़ अ ट्राइंगल, या फिर फिगर भी लिख सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू रिपीट योर ट्राइंगल ट्राइंगल। इफ़ अ ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इफ नहीं आता है एंटीसीडेंट में। अ ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल या फिर अ फिगर इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। कॉन्सिक्वेंट में आपको लिखना है दे आर सिमिलर। इफ और देन एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में नहीं आता है आप मत लिखना, दे आर सिमिलर। सेकेंड वाला जो है, तो हमने एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट भी बता दिया और हमने फिगर्स भी जो है वो ड्रॉ कर दी। सेकेंड वाला है इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल। लीनियर पेयर एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल जो है वो कितने डिग्री का होता है, पूरा उसका कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, तो अगर मैं इसको सेमी सर्कल वाइज देखूँ, ये होता है 180 डिग्री। ओके, फिर यहाँ से भी अगर 2 हिस्सों को अगर मैं प्लस करूँ तो ये तभी भी 180 होगा। मैं इन दोनों को प्लस करूँ तभी भी। तो ये जो होता है ना, एक एंगल है, ठीक है। एक इस तरफ एंगल बनता है और एक इस तरफ एंगल बनता है। ये सर्कल है, सर्कल आपको पता है 360 डिग्री। अगर मैं सर्कल का इतना हिस्सा ले लूँ तो वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा ना। और ये जो होता है ना, जब एंगल्स लीनियर पेयर में होता है, जैसे कि ऐसे वाले एंगल हो गए या फिर ऐसे वाले एंगल हो गए या फिर ऐसे वाले जो सी हमेशा बनाते हैं ना, सी ऐसा सी, ऐस ऐसा सी, ऐसा सी, ऐसा और ऐसा, ये सब क्या होते हैं, ये लीनियर पेयर वाले एंगल्स होते हैं, मतलब एक के बाजू में दूसरा वाला एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, अगर एंगल्स लीनियर पेयर में है, आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब जो होता है वो उनकी लेंथ अगर सेम है, अगर ये वाला एंगल जो है एक है हमारा 90 डिग्री, तो ये वाले एंगल का भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और कॉन्ग्रुएंट, इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, अगर ये एंगल जो है लीनियर पेयर में है और कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की जो लेंथ है वो सेम होगी, देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल ऐसा होता है कुछ, राइट एंगल कुछ ऐसा होता है। इसका कितना होता है, ये कितनी डिग्री का होता है, एकदम स्ट्रेट है तो ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, मैंने एंगल कैसे बनाई हूँ, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन जो है वो जा रही है, यहाँ से भी स्ट्रेट है, ये प्रॉपर एल बना,
अगर इस तरफ अगर आप देखो तो ये भी प्रॉपर एल बन रहा है ना, तो ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ। तो इसी को जो है, ये तो आपका फिगर हो गया, मैं इसे और अच्छी तरह से बनाऊंगी। ये स्टेटमेंट जो है वो इसी चीज़ को बता रहा है। इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल। सबसे पहले तो ये कंडीशनल फॉर्म में दिया गया है, आप कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट लिख दो। एंटीसीडेंट में आएगा आपका, मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखती हूँ, एंटीसीडेंट में आपका क्या आएगा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्सिक्वेंट में आपका ये आएगा, देन के बाद ईच ऑफ देम नहीं लिखना है, देम नहीं लिखना है, देम की बजाय आपको एंगल लिखना है, ईच एंगल इज अ राइट एंगल। इसका फिगर आप कैसे बताओगे, आपको यहाँ पे फिगर बनाते वक्त दो चीज़ें ध्यान रखनी कि जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है, और जो एंगल बन रहा है वो लीनियर लीनियर पेयर भी है। एंगल कुछ इस तरह से बनेगा, इसे बना दो। यहाँ पे आपका आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी, और यहाँ पर आएगा सी। ठीक है, ये लाइन आपको बनानी है, बनाओ, नहीं बनानी है तो इसे हटा दो। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली पॉइंट भी एक यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो इसको आप दे दो डी। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, ईच एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल जो है वो कैसे फॉर्म करोगे पता है आपको, यहाँ पे शो करना है कि एंगल ए से स्टार्ट होगा, अभी एल ऐसे बनता है, स्टार्ट, फिर ये एक पॉइंट से ये एक पॉइंट पे जाता है, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट पे जाता है। ठीक है, ये पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था तो ये ए था, फिर हम यहाँ पे आए, ये डी था, फिर यहाँ पे जो था वो हमारा बी था, तब जाके ये 90 डिग्री बना। तो ए डी, सॉरी ए डी और बी वो हमारा 90 डिग्री है। ये वाला, ये एंगल हमने लिखा अभी। अब हम ये वाला एंगल लिखेंगे। ये वाले एंगल में भी यहाँ से पॉइंट जा रही थी, ये कौन सी पॉइंट थी, ये ए थी, फिर हम गए डी पे, ये डी आई, फिर ये डी से किस तरफ गया, यहाँ पे सी पे गया, जब तब जाके हमारा राइट एंगल बना है। तो आपको यहाँ पे वही बताना है कि अब कौन सा एंगल आ रहा है, ए डी सी, ए डी सी, ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। दोनों भी एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है, तो दोनों, मैं या तो ये लिखूँ या तो ये, दोनों एक दूसरे से इक्वल है, वो बताइए मैंने। चलो नेक्स्ट वन इज थर्ड वाला, लास्ट फाइनली, इफ द ऑल्टीट्यूड्स drawn on two side of a triangle are congruent then those two sides are congruent। यहाँ पे कौन से फिगर की बात की गई है, ट्राइंगल की बात की गई है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि आपको फिगर में आपको क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। और सबसे पहले कॉन्सिक्वेंट वाला लिख ले। चलो थर्ड वाले में कंडीशनल फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया है, इसके बाद क्या दिया गया है, द ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपका आया एंटीसीडेंट में, आप लिखना है इफ को छोड़कर जो भी दिया गया वो लिखो, द ऑल्टीट्यूड्स drawn on two sides of a triangle are congruent। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंट में फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे देन के बाद में है दोज टू साइड आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपको यहाँ पे देन को छोड़ के दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, नाउ द थर्ड वाला क्वेश्चन इज अ ट्रिकी वन। फिगर बनाने में हाउ यू आर सपोज टू डू, यहाँ पे हम लोग ने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट लिखना वो सिंपल, बट मेकिंग द फिगर इज अ डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, आपको ये पता चल गया ये ट्राइंगल आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है द ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये जो थी मैंने हाइट मापी हो, अब यहाँ पर जो है एक ऑल्टीट्यूड जो है वो इस तरफ जा रहा है और ये जो है वो इस साइड। अगर ये जो है ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे इससे ये प्रूफ किया गया है, देन दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ए बी सी, और यहाँ पे था ए डी। अगर ये वाला साइड जो है वो ये साइड से दूसरे वाले साइड से इक्वल है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सिर्फ ये बताया गया। ओके, सो ये चैप्टर और पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट मैंने सारी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाई हूँ, प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व हो गया है। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस, फिर बाद में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट पहले आएगा, कौन सा पॉइंट बाद में आएगा, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आपने सीखे हो। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट 1.2 के अंदर द मिड पॉइंट वाला सेक्शन जो हैव बीन गिवन, इसके अंदर बेस्ड ऑन द नंबर लाइन सर्टेन क्वेश्चंस वर आस्क्ड।
कॉमन एंड पॉइंट आपको पूछा गया था, इंटरसेक्शन पूछा गया था, इंटरसेक्शन के अंदर जो दोनों भी सेट आपको 2 सेट्स दिए गए होंगे, दोनों भी सेट्स में जो भी सिमिलर है वो आपका जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है। उसके अलावा अगेन बेस्ड ऑन द नंबर लाइन यू वर सपोज टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस। प्रैक्टिस सेट 1.3 के अंदर द कंडीशनल स्टेटमेंट और फिर बाद में कन्वर्स आपको दिया गया था। यहाँ पे सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले तो सर्च करना है, सब्जेक्ट जो फिगर के बारे में बात की गई है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर उसके अलावा हमने प्रॉब्लम सेट की है। आई होप कि कोई डाउट रहा तो नहीं होगा, बट इफ़ अगर डाउट है और आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। इन माय अपकमिंग वीडियोस आई ट्राई टू मेक द एक्सप्लेनेशन पार्ट द कॉन्सेप्ट इन अ मोर सिंपलर फॉर्म। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो डू सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, कमेंट जो भी डाउट है कुछ भी है, डू कमेंट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के और ज्योमेट्री के जो सब्जेक्ट्स हैं वो करेंगे, टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।